यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुता कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ एल पाउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 3.1 निम्न X तथा Y रसायनों का एक युगल लीजिए। कॉपर सल्फेट X और सोडियम कार्बोनेट Y, बेरियम क्लोराइड X और सोडियम सल्फेट Y, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड X तथा Y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 मिलीलीटर जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से Y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए। Y के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई X के विलयन युक्त छोटी परख नली अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे X तथा Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया है। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14.3 के अनुपात विद्यमान रहते हैं चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुए हो तथा किसी भी स्रोत से ली गई हो।
उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था: किसी भी यौगिक में तत्व सदिख एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय एक दार्शनिक माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। 2, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। 3, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। 4, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। 5, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। 6, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूह में एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी एंटी हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में उदाहरण 10⁻⁻10 हाइड्रोजन परमाणु, 10⁻⁹ जल अणु, 10⁻⁻8 हीमोग्लोबिन अणु, 10⁻⁻4 रेत कण, 10⁻⁻3 चींटी, 10⁻⁻1 सेब। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान तथा हमारी प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। जब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबियों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था।
बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोजन को H, एल्यूमीनियम को Al ना कि A कैपिटल Al, कोबाल्ट को C स्मॉल o ना कि कैपिटल C कैपिटल O के रूप में व्यक्त किया जाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण क्लोरीन Cl, दो जिंक Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन तथा ग्रीक भाषाओं के उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणतः लोहा का प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं कैल्शियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। परमाणु द्रव्यमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। कुछ तत्व के यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं। फिर है जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। जब कभी आप तत्व का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित कर सकते हैं। हम यहाँ पर यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन तथा ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन एवं 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग की इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। 2 इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12
भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजें इकाई तथा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसमें उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान यहाँ दिए गए, जैसे हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पूंजित होकर वह द्रव बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। संरचना अणु क्या है? साधारण अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वह परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्व के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि ऐसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणु की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्व के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। कुछ तत्वों की परमाणुकता। तत्वों के प्रकार। अधातु नाम ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर ये अधातु है। ऑर्गन एक परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक है और ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, क्लोरीन द्विपरमाणुक है, फॉस्फोरस चतुर्परमाणुक है, सल्फर बहुपरमाणुक है। धातु। धातु में है नाम सोडियम जो एक परमाणुक है, आयरन एक परमाणुक है और एल्युमिनियम एक परमाणुक है और कॉपर भी एक परमाणुक है। यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ यौगिकों के अणु। यौगिक जल। संयुक्त तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्रव्यमान अनुपात 1:8। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8। क्रियाकलाप 3.2 अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात के लिए सारणी 3.4 एवं तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तत्व दिए गए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान अनुपात 1 और परमाणु द्रव्यमान 1, जिसमें द्रव्यमान हो गया 8 और परमाणु द्रव्यमान हो गया 16। तो द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान 1/1 इक्वल
1/16 1/2 सरलतम अनुपात 2 और ऑक्सीजन का आ गया 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात H/O 2/1 है। आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु एवं परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन, एनायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन, कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na पॉजिटिव तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक संगठक तत्व और द्रव्यमान अनुपात। कैल्शियम एवं ऑक्सीजन 5/2 में। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर 3/4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एवं क्लोराइड मतलब क्लोरीन 23/35 23/35.5। रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्वों की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ सामान्य सरल और बहु परमाणुक जो आयन दिए हुए हैं, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Bi नेगेटिव। ऑक्साइड सल्फाइड, ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, सल्फाइड है S2 नेगेटिव। यहाँ पे सोडियम है Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव। 2 मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, कॉपर Cu2 पॉजिटिव, आयरन Fe2 पॉजिटिव। 3 एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, आयरन Fe3 पॉजिटिव, नाइट्राइड N3 नेगेटिव, अमोनिया NH4 पॉजिटिव, हाइड्राइड OH नेगेटिव, नाइट्राइड NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट ये हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव है और कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट है PO4 3 नेगेटिव। मानव की 2 भुजाएं अथवा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसके 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणतः कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर सल्फाइड CuO इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन
कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरणतः Mg ब्रैकेट OH ब्रैकेट बंद O2, जो OH2 है ना ये लिखा हुआ। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिक के सूत्र दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों की द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl11, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र HSH2 और S1 हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हुआ H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl नेगेटिव लिखते हैं। तत्पश्चात इसके आवेशों को आड़ा तिरछा क्रिस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में दो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र O2 प्राप्त होता है, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। बहुपरमाणुक आयनों अथवा यौगिकों सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र CaOH2 है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र CaOH2 है, ना कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के दो दो परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र तत्व Na2CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फाइड का सूत्र ब्रैकेट NH4 ब्रैकेट बंद 2SO4 है। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना 3.5.1 आणविक द्रव्यमान अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए दिया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। बी है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो यहाँ पर पहले हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान लेंगे 1U तथा फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। जल जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन एवं एक परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान लेंगे, तो ये 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 16 मतलब 18U होगा। तो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 के आणविक द्रव्यमान, तो H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान। H का आया इधर है, जैसे H का 1 आया और N का आया 14। ऑक्सीजन के 3 अणु है, तो
3 गुणा 16 U, ये 63 U हो गया। इसमें परमाणु द्रव्यमान को अलग अलग करके पहले लिखना है फिर जोड़ देना है। जैसे इसमें है 63 U। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। उदाहरणतः सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से होगा। 1 गुणा 23 प्लस यहाँ पर एक परमाणु के बाद योग कर रहे हैं प्लस 1 गुणा 35.5 U इज इक्वल टू 58.5 U। CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2 है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 U, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 U। अतः CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 U है। यहाँ पर चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि कार्बन परमाणु का एक मोल 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 कार्बन के परमाणु के बराबर और 12 G ग्राम के बराबर होता है। इसी प्रकार आगे दिया गया है। फिर मोल संकल्पना, यहाँ पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है 2H2 + O2 जिससे 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि नंबर 1 हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा 2 हाइड्रोजन अणु के 4 U ऑक्सीजन अणु के 32 U के साथ संयोग करके 36 U जल अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल, जिसका प्रतीक मोल है, पदार्थ की मात्रा SI इकाई है। इस मोल में 6.02214076 मल्टीप्लाई 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है। जब इसे मोल इनवर्स इकाई में व्यक्त किया जाता है तो इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक N विशिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन एवं इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है जिसमें 6.0221407 10⁻23 विशिष्ट तात्विक कण होते हैं। एक मोल किसी पदार्थ से 6.022 गुणा 10⁻23 संख्या, जैसे 1 दर्जन = 12, एक ग्रुप तो 144। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रुप्स की तुलना में इसका एक और लाभ है, वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान इसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संज्ञानात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरणतः हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। अवोगाद्रो स्थिरांक और अवोगाद्रो संख्या का नाम इतालवी वैज्ञानिक एमी अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया। 1 U हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं।
अर्थात इसमें 6.022 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16U ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे। अर्थात इसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। उदाहरणतः जैसे कि हम पहले ही जल के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 18U होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18U जल में जल का केवल एक अणु होता है, 18G जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं। अर्थात इसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 जल के अणु होते हैं। जो रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। 1 मोल 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान, अतः रसायनज्ञों के परिकलन की इकाई मोल हुई। इन जो सन 1896 में विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणुओं तथा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जाता है एवं 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की वृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन करना है। यहाँ पर मोलों की संख्या n, दिया गया द्रव्यमान m और कणों की संख्या n, कणों की आवेगेंद्रित संख्या Na का परमाणु He हीलियम, द्रव्यमान 4He, अतः मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान n = स्मॉल m बाय कैपिटल M 52/4 2 है। हम जानते हैं कि एक मोल 6.022 10⁻23 मोलों की संख्या होगी दिए गए कणों की संख्या बटा आवेगेंद्रों संख्या। स्मॉल n = कैपिटल N बाय कैपिटल Na 12.044 गुणा 10⁻23 बटा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसका आंसर आया 2। निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें मोलों की संख्या को दिए गए कणों की संख्या बटा आवेगेंद्रों संख्या इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या सीखा? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्राय नहीं रह सकता तथा इसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व तथा यौगिकों का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्यतः दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिकों का रासायनिक गुण उसके सभी संगठक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ है। 6.022 गुणा 10⁻23 आवेगेंद्रों
स्थिरांक है जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणु की संख्या है। मोल एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 गुणा 10⁻23 विनिष्ट तात्विक कण होते हैं। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर